अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ और आप सबको एक बात बता दूँ कि अब आपको थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं दिन में रिकॉर्डिंग करूँगी एपिसोड की, क्योंकि मुझे उससे सहूलत रहती है। हर एपिसोड की रात में रिकॉर्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, कुछ मसरूफियत भी होती है। तो इस वजह से मैंने अब सोचा है कि दिन में भी रिकॉर्डिंग करूँ जब मुझे वक्त मिले। थोड़ा सा शोर शराबा आएगा और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये मुस्तकिल अब इधर ऐसा ही एनवायरनमेंट है, तो ये मुस्तकिल ही रहेगा, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो हमें ही कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन ये तो अब ऐसे ही चलेगा, तो थोड़ा सा जो है आप लोग भी एडजस्ट कीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो जनाब, नावल का नाम है तेरे जैसा यार कहाँ, मुसन्निफ़ा है महरीन सईद, किस्त नंबर 3, और इस नावल की फरमाइश हमसे की है रेड रोज़ ने। नूर उठ जा यार, सैलून भी जाना है, तूने दिन का 1 बज रहा है, माही ने नूर को झंझोड़ते हुए कहा, जबकि बाकी सब ने तो पार्लर वाली को घर बुला के ही मेहंदी लगवा ली थी, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन था और उन सबको और भी बहुत से काम थे, और नूर मैडम की तो अभी सुबह ही नहीं हुई थी। दफ़ा हो, मुझे नहीं जाना सैलून में, ऐसे ही खूबसूरत हूँ, नूर ने उसे परे करते हुए कहा और दूसरी तरफ करवट ली। ज़्यादा माहीन सियाल बनने की ज़रूरत नहीं है, उठ। माही ने उसे दोबारा झंझोड़ा था, लेकिन वो ढीठ बनी सोती रही। माही उस पर लानत डालकर बाहर चली गई। उसके बकौल उसे और भी बहुत से काम थे, जैसे शादी करने का सारा काम तो वो बेचारी ही कर रही थी ना। वो आज भी लॉन की सजावट में मसरूफ़ थे, क्योंकि आज मेहंदी का फंक्शन था और ज़्यादा वसी पैमाने पर तैयारी होनी थी। इन फूलों को यहाँ नहीं वहाँ लगवाओ, ज़्यादा अच्छे लगेंगे, माही ने उसे पीछे से मशवरा दिया था। उसने गर्दन मोड़ के उसे देखा और फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया, जैसे कहा हो तुमसे मशवरा नहीं मांगा। माहीन सियाल के सर पर लगी तलवों पर बुझी। मैं आपसे मुखातिब हूँ मिस्टर शायाना फंदी, माही ने दोनों हाथों को सीने पे बांधते हुए कहा। ये फूल तो यहीं लगेंगे मिस माहीन सियाल, वो अपने नाम का एक ही पीस था। एक तो कल भी सारे दिन उससे काम करवाया और रात को माहियों के फंक्शन में दाखिल ही नहीं होने दिया। आज भी वो सुबह से ही मसरूफ़ था, इतना तो एटीट्यूड दिखाना बनता ही था। चैलेंज कर रहे हो? माही ने अब्रू उचकाते हुए पूछा। जो मर्जी समझ लो, उसने कंधे उचका दिए। वो शायान से ज़रा फासले पर स्टेज बनवा रहा था जब उसकी नज़र माही पर पड़ी, जो सीने पर हाथ बांधे शायान से बात कर रही थी। वो ओवर पोजेसिव कभी नहीं रहा, लेकिन ना जाने क्यों उसे उसका शायान से बात करना खटक रहा था। उसने अपना ध्यान काम की तरफ मबजूल करवाया। माही की नज़र शायान के पीछे थोड़ी दूर खड़ी नैना पर पड़ी तो उसकी आंखों में अलवही चमक आई। 2 मिनट बाद ये फूल वहाँ लगेंगे वीर जी, माही कहती हुई नैना की तरफ बढ़ी। शायान ने सर झटका। अब तो ये फूल यहीं लगेंगे। उसका सारा ध्यान उसी पे था जो अब नैना की तरफ बढ़ रही थी। वो चेहरे पर मासूमियत तारी किए नैना के पीछे जाके खड़ी हो गई। नैना, जो कि नूरा को कपड़े इस्त्री करने की हिदायत दे रही थी, उसको एक दफ़ा देखा और फिर से नूरा को हिदायत देने लग गई। नूरा को हिदायत देने के बाद नैना आगे बढ़ी। माही उसके पीछे फिर रही थी। नैना, मेरी बात सुन यार, माही ने रोहासी होते हुए नैना को पीछे से आवाज़ दी। माही प्लीज़ नोट ना हो। वो माही के ड्रामों से वाकिफ़ थी, इसीलिए उसने बगैर तवज्जो दिए कहा। उसे और भी बहुत काम थे। नैना अरमान के करीब से गुजर के आगे चली गई और जाके मुलाजिम को कुछ हदायत देने लगी। नैना, शायान से बोलो कि वो फूल वहाँ से हटाए यार, बस इतना सा काम है। माही भी बोलते हुए अरमान के करीब से गुजर के नैना के पास जाके खड़ी हो गई। नैना ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। अरमान को गुस्सा आया था, उसका बस चलता तो नैना को एक जगह खड़ा करके उसकी बात सुनने पर मजबूर कर देता। तो मुझे बुलाना मत अब। माही गुस्से से पांव पटकती अंदर चली गई और नैना को यकीन था वो ज़्यादा नाराज़ नहीं रह पाएगी और वह उसे मना लेगी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अरमान की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। वह निशा को ढूंढते लान में आई थी। इधर उधर देखते उसकी नज़र उन फूलों पर पड़ी जो वहीं थे जहाँ वो शायान को लगाने का कह रही थी। लान को खूबसूरती से सजाया गया था और मेहंदी के फंक्शन की तैयारी मुकम्मल थी। ये वो जगह थी जहाँ से लान में दाखिल होना था। इन फूलों के लिए वाकई ही वो जगह परफेक्ट थी, लेकिन वहाँ फूल लगाए किसने? उसने थोड़ी देर दिमाग पर जोर डाला और फिर दिमाग पर लानत भेजते हुए उस जगह को दोबारा देखने लगी। उफ, जिसने भी ये किया है ना, लव यू अननोन पर्सन। उसने चहकते हुए नामालूम फर्द से प्यार का इजहार किया। वो जो सिर्फ 3-4 कदम के फासले पर उसे खुश होते देख रहा था, उसके इजहार पे अरमान के दिल की धड़कन बढ़ी। एक अनजाने से एहसास ने उसे घेरा था। वो उसे मुस्कुराते हुए अंदर जाते देख रहा था। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। फंक्शन अरूज पर था। आहिल स्टेज पर वाइट कुर्ता पजामा जेब तन किए, साथ ऑरेंज और स्किन प्रिंटेड वास्कट पहने, गले में येलो पट्टी डाले, सोफे पर बैठा बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। वो वहाँ बैठा किसी रियासत के बादशाह की तरह अपनी मलका का इंतज़ार कर रहा था।
लॉन में जगह जगह डेक रखे थे जिस पे ऊंची आवाज़ में गाने चल रहे थे, जबकि मल्टी कलर की लाइट्स ने स्टेज को फोकस किया हुआ था जो माहौल को फसूं खैज बना रहा था। भाई सब्र कर ले, आ रही होगी, यहीं आना है उसने, उमैर भाई ने आहिल को उतावला होते देखकर कहा। उमैर भाई आहिल के मामूजाद भाई थे। आहिल खिसियाना सा होके मुस्कुराया था। लो जी, आ गई आपकी जोजा मोहतरमा। शाहमीर जो कि मिजाजन शायान की तरह शोको चंचल था, आहिल को नूर की आमद का बताते हुए बोला। सारे लड़के स्टेज पे ही मौजूद थे। आहिल के तमाम कजन्स भी मौजूद थे, जबकि लड़कियां सारी नूर की तरफ से थीं। आहिल ने निगाह उठाई तो उसकी नज़रों ने पलटने से इनकार कर दिया। वो डार्क पिंक कुर्ती, सी ग्रीन लहंगा, साथ येलो दुपट्टे को अच्छे से सेट किए, मेहंदी लगाए, उसी मुनासबत से हल्के से मेकअप में फूलों की ज्वेलरी पहने सहज सहज के लड़कियों के नरके में स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। उसके सर पे दुपट्टा ताने दुपट्टे के एक सिरे को माही ने पकड़ रखा था और दूसरी तरफ से नैना ने, जबकि उसके दरमियान से निशा और जन्नत ने और आखिरी सिरे से फारिया और अर्श ने पकड़ रखा था, जबकि बाकी तमाम लड़कियां नूर के दाएं बाएं चली आ रही थीं। दो कैमरामैन एक फिल्म बना रहा था, जबकि दूसरा हर किस्म की तस्वीरें लेने में मसरूफ़ था। अरमान जो कि मोबाइल पे कोई मैसेज टाइप कर रहा था, उसने शामिर के कहने पर उनकी तरफ देखा तो पहली नज़र ही उस दुश्मन जहाँ पर पड़ी जो दुपट्टे को एक सिरे से पकड़े, पर्पल कुर्ती, येलो और ऑरेंज लहंगा पहने, गले में पिंक दुपट्टा डाले, ब्राउन बालों को स्ट्रेट करके कंधे के एक तरफ डाल रखा था, जबकि ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ कानों में पर्पल टॉप्स रखे थे। हाथ में गजरे पहने हल्के से मेकअप में नूर की तरफ झुककर उसे किसी बात पर छेड़ रही थी। वो मुस्कुराते हुए अरमान अहमद को चारों शाने चित कर गई थी। वो भूल गया कि वो कहाँ खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, उसे सिर्फ वो नज़र आ रही थी, जबकि उसके साथ खड़े शायान को सिर्फ नैना जहाँ ज़ेबा फंदी नज़र आ रही थी, जो कि ऑरेंज कुर्ती साथ ऑरेंज ही लहंगा, ऑरेंज दुपट्टे को एक साइड पर कंधे पर डाले, दूसरे कंधे पर खजूरी चुटिया करके डाल रखी थी, हाथ में गुलाब के फूलों के गजरे पहने और ज्वेलरी में नूर के साथ के फूलों के झुमके और माथा पट्टी लगाई हुई थी। वो माहीन की बात पे अपनी मुस्कुराहट रोकते कैमरे की तरफ देख रही थी। कैमरे की लाइट में उसके हल्के से मेकअप में उसके नैन नक्श उभरे हुए क़यामत ढा रहे थे। जब वो स्टेज के करीब पहुंच गई तो आहिल ने आगे बढ़ के नूर के सामने हाथ फैलाया, जिसे उसने मुस्कुराते हुए थाम लिया और वो स्टेज पर रखे सोफे पर बैठ गई। फिर रस्म हुई। सब बड़ों के रस्म करने के बाद यंग जनरेशन की बारी आई। भाई ये 5 रुपए हैं, 3 रख लें, 2 मुझे वापस कर दें प्लीज़, माही ने नूर की तरफ बैठते हुए संजीदगी से आहिल से कहा, जबकि आंखें मुस्कुरा रही थी। आहिल ने पहले नूर को देखा जो नीचे नजरें किए गोद में हाथ रखे बैठी हुई मुस्कुराहट रोक रही थी, और फिर अपने साथ बैठी नैना को देखा जो मुस्कुरा रही थी। भाई पकड़ लें गनीमत, जाने ये फ़कीरनी आपको 3 रुपये दे रही है। शायान जो कि वाइट कुर्ते पजामे में ब्लैक वास्कट पहने, गले में येलो पट्टी डाले, बालों को जेल लगा के सेट किए, सोफे के पास खड़ा था, आहिल से मुखातिब हुआ, जबकि उसके साथ ही अरमान भी वाइट कुर्ते पजामे में ब्राउन वास्कट पहने, ऑरेंज पट्टी गले में डाले वहाँ मौजूद तमाम निगाहों का मरकज़ बना खड़ा था। शायान की फ़कीरनी वाली बात पर सब हंसे, लेकिन माही ने शायान को घूरी से नवाजा जैसे उसे नज़रों से ही सालम निकल जाएगी। सबके रस्म के बाद डांस परफॉर्मेंस की बारी आई तो शायान और अरमान स्टेज पर पहुंचे। वो दोनों स्टेज पे खड़े थे। जब गाना चला तो उन्होंने एक जैसे स्टेप्स करने शुरू कर दिए। नीक तेरा सूट, नीक तेरी गानी, दोनों एक जैसे स्टेप्स करते महफिल की जान लग रहे थे, जबकि दोनों की नज़रें माही और नैना पे थी जो अपने ग्रुप के पास खड़ी उनका डांस इंजॉय कर रही थी। उनके डांस खत्म करने पर सबने भरपूर तालियां बजा के उनकी परफॉर्मेंस को दाद दी। उसके बाद आहिल नूर का हाथ थामे डांस फ्लोर पर ले गया। उनके ग्रुप के मुंह खुल गए। ये कब हुआ? माही ने उन दोनों को डांस फ्लोर पर जाते देखकर हैरानगी से कहा, जबकि बाकी तमाम लोग उन्हें देख के जोश से तालियां बजा रहे थे। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ उन दोनों ने डांस करना शुरू किया। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। आहिल ने नूर को घुमाते हुए अपने स्टेप्स किए। वो दोनों डांस करते इतने प्यारे लग रहे थे कि उनके ग्रुप ने बेसाख्ता उनकी नज़र उतारी। वो दोनों चांद सूरज की जोड़ी की आला मिसाल थे। उन्होंने रात देर तक मेहंदी का फंक्शन एंजॉय किया। रात के 2 बज रहे थे। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो नूर के कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो निशा ने अचानक अपने कानों को हाथ लगाए। हाय मेरा झुमका गिर गया, कहीं मैं लेके आती हूँ, वो बताती हुई बाहर को भाग गई, जबकि बाकी सब इतना थक चुकी थी कि नूर के कमरे की तरफ बढ़ गई। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो भी बाहर की तरफ बढ़ने लगा। जब उसके पाँव के नीचे कोई चीज़ आई, उसने पाँव उठा के देखा तो झुमका था। उसने झुक के उठाया। उसके पाँव के नीचे आने की वजह से वो झुमका टेढ़ा हो गया था। वह अभी देख ही रहा था जब निशा भागती हुई आई और उसके हाथ से झुमका छीनते हुए बोली, इट्स माइन। उसका हाथ फिजा में मौलिक रह गया जब उसने झुमका छीनने वाली को देखा। 1 मिनट के लिए उसे लगा वो हिल नहीं पाएगा।
यशफा? उसने बेयकीनी से नाम पुकारा और हाथ बढ़ा के निशा के चेहरे को छूकर यकीन करने लगा। ए मिस्टर, ज़्यादा फ्री ना हो। निशा ने उसके हाथ को झटका था। वह मुकाबिल की हालत से बेखबर अपने झुमके को देख रही थी जो टेढ़ा हो चुका था। हाय मेरा झुमका, वो रोहासी होकर बोली और जाने लगी तब उसका हाथ पकड़ चुका था। लुक मिस्टर, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब सर मत खाने लग जाना कि सॉरी मैंने आपका झुमका तोड़ दिया टाइप। मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। वह अपना हाथ छुड़वाते बेजारी से कहते अंदर चली गई, जबकि वो वहीं खड़ा रह गया जहाँ वो 4 साल पहले खड़ा था। उसे लगा आज फिर उसकी यशफा उसे छोड़ गई थी। माही उठ जा, तेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। अर्श माही को झंझोड़ रही थी जो टस से मस नहीं हो रही थी। पानी ला के फेंक इस पे, ऐसे नहीं उठना इसने। नैना जो कि नमाज पढ़ चुकी थी दोबारा बिस्तर में घुसती हुई बोली, जबकि जन्नत और फारिया नमाज अदा कर रही थी और निशा और नूर वज़ू करके आई थी। मैं जोहर के साथ कज़ा पढ़ लूँगी प्लीज़, रात भी इतने देर से सोए थे। माही ने अर्श की मिन्नत की। तेरा दिमाग दुरुस्त है? ईशा की नमाज रात मेहंदी की वजह से कज़ा हुई थी, अब तो उठ के वक्त पे पढ़ ले। फारिया ने माही की तबीयत साफ़ की। उठ माही, फजर की नमाज अल्लाह से वफ़ा का नाम है, 2 फ़र्ज़ ही पढ़ लो मेरी जान, उठो शाबाश। नूर ने उसे पुचकारा। जब उठ ही जाना तो सारी पढ़ लूँगी, माही ने उठते हुए कहा। हाँ वज़ू करके आओ, अर्श ने उसे प्यार से कहा। वो उठ के वज़ू करने चली गई। नमाज के बाद वो जल्दी से सोने के लिए लेट गई क्योंकि बारात का फंक्शन रात को मैरिज हॉल में ही था, इसलिए वो नींद पूरी करना चाहती थी। माही सूरह यासीन तो पढ़ लो, जन्नत ने माही को दोबारा लेटते हुए देख के कहा। अल्लाह जी आज ना मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, प्लीज़ मैं कल 2 एक साथ पढ़ लूँगी। माही ने अल्लाह जी से मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए। गमों में तो हर कोई सबसे पहले अल्लाह को ही याद करता है, मज़ा तो तब है जब हम खुशियों में भी उसे ना भूलें। फारिया के कहने पे माही उठ के सूरत पढ़ने लग गई। नमाज के बाद वो सारी दोबारा सो चुकी थी क्योंकि उनके मुताबिक नूर की अब कंवारेपन से शादीशुदा की पोस्ट पे प्रमोशन हो जानी थी, इसलिए उन्होंने ये पूरा हफ्ता नूर के कमरे में ही गुजारा था। दोपहर के 3 बज रहे थे, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। वो लाउंज में खड़ी सबको तैयारी में मगन देख रही थी। वो जानती थी उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ही शिफ्ट होना था, लेकिन फिर भी सुबह उसका दिल भर रहा था। उसे बचपन से लेकर आज तक के सारे पल याद आ रहे थे। शायान के साथ मिलकर नैना को तंग करना, सिकंदर साहब से जिद करके अपनी बात मनवाना, मम्मा को बात बात पे सताना, आगा जान की हिमायत, उसे हर चीज़ रुला रही थी। वह आहिस्ता से आगा जान के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद वो जब अंदर दाखिल हुई तो वहाँ जहाँ ज़ेब आफंदी, सिकंदर आफंदी, आगा जान, मिसिस जहाँ ज़ेब, मिसिस सिकंदर और आसिया आफंदी सब मौजूद थे। वह दरवाजे के पास रुक गई। मिसिस सिकंदर ने उसे देख के अपनी आँख के कोने से आंसू साफ किए। वह रुखसत होकर कहीं और नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी जब वालिदैन अपने जिगर के टुकड़े को किसी दूसरे को सौंपते हैं तो एक दफ़ा तो उनके दिल दहल जाते हैं, लेकिन यही रस्म दुनिया है। वह आगे बढ़ के आगा जान के गले लग के रोने लग गई। आगा जान ने उसका सर थपथपाया। मिसिस जहांजेब, मिसिस सिकंदर और आसिया फंदी की आंखों में भी आंसू आ गए, जबकि सिकंदर साहब अपने जिगर के टुकड़े को रोते देखकर कमरे से चले गए। जहांजेब साहब ने आगे बढ़ के उसे चुप करवाया था। आप तो हमारी बहादुर बेटी हैं, वैसे भी आप कौन सा कहीं और जा रही हैं। शायान उजलत में आगा जान के कमरे में दाखिल हुआ तो नूर जहांजेब आफंदी के गले लगी खड़ी थी और सब औरतें अपने आंसू पोंछने में लगी थीं। आप सब मेरी रुखसती पे भी ऐसे ही रोएंगे क्या? मजाल है कि शायान आफंदी कभी सीरियस हो जाता। उसकी बात पर सब नम आंखों से मुस्कुराए। बेटा जी, रुखसती सिर्फ लड़कियों की होती है, जहांजेब आफंदी ने उसका कान पकड़ते हुए कहा। एक तो इन लड़कियों से मैं बहुत तंग हूँ। छोटे बाबा मेरा कान। शायान की बात पर जहांजेब आफंदी ने उसका कान मरोड़ा तो वो बात करते हुए चिल्ला उठा। बाकी सब उसकी ड्रामेबाजी देख रहे थे। अरमान बेटा बात सुने। वो आहिल के कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब मिसिस सिकंदर ने उसे आवाज़ दी। जी बड़ी मम्मा। वो फर्मा बरदारी से गोया हुआ। बेटा ये ड्रेस नूर के कमरे में पहुंचा दे प्लीज़, कुछ देर तक इन लड़कियों ने पार्लर जाना है। मजाल है किसी चीज़ की फ़िक्र हो इनको। वो ड्रेस उसे थमाते हुए बोली तो वो मुस्कुराया। वह नूर के कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि उसे माही की आवाज़ आई। उसने गौर किया था वो अपने दोस्तों के ग्रुप में सबसे ज़्यादा बोलती थी, जबकि वो खुद खामोश दबा था। क्या होगा मेरा? वो अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुराया था। हाँ जी, तो हमारी माहीन को कैसा लड़का चाहिए? नूर की किसी कज़न ने माही से मजाकन पूछा। शायद यही टॉपिक उसके आने से पहले वो डिस्कस कर रही थी। वो दरवाजे के बाहर ही रुक गया। वो उसका जवाब सुनना चाहता था। मुझे, माही जो कि निशा के बाल स्ट्रेट कर रही थी, स्ट्रेटर जन्नत को पकड़ाने उनकी सबकी तरफ मतवज्जा हुई, जो कि उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। जो मोहब्बत करे तो सालार सिकंदर जैसी, जिसे मोहब्बत जतानी नहीं बल्कि निभानी आती हो। जिहान सिकंदर की तरह, जिसका एक हिस्सा हमेशा मेरी कैद में रहे। फारस तहीर गाजी की तरह, जो मेरी हर विश पूरी करे। वान फाते की तरह, जो मेरा मुहाफिज हो। मेजर आस आलम की तरह,
माही ने अपने दोनों हाथ फिजा में फैला के घूमते हुए अपने आइडियल के बारे में बताया, जबकि वो बेचारा बाहर खड़ा खुद घूम गया क्योंकि उसे एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया था। ओह हेलो बाजी, नावल्स की दुनिया से बाहर आ जाएं, दुनिया में ऐसे लड़के नहीं पाए जाते। नैना ने माही को हकीकत का आईना दिखाया। और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। फारिया ने इस हकीकत को और वाज़ेह किया था। तो क्या हुआ माही, तुम किसी फॉरेनर से शादी कर लेना, अर्श ने माही को तसल्ली दी। नहीं, लड़का पाकिस्तानी होना चाहिए। माही ने अर्श की तसल्ली को रद्द किया और बाहर खड़े अरमान ने शुक्र का कलमा पढ़ा। ये एक खूबी तो उसमें थी जो माहीन सियाल के म्यार पर पूरी उतर रही थी। नैना माही को बोलते छोड़ कमरे से बाहर निकली तो अरमान से टकराते टकराते बची। आप? उसने आप पे जोर देते हुए पूछा। जी, बड़ी मामा ने ये ड्रेस भिजवाया है। वो संजीदगी से बोलता उसे ड्रेस पकड़ाता चला गया, जबकि नैना जहां ज़ेबा फंदी की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। ज़रूरी नहीं जो दिल चाहे वो मिल भी जाए। नैना ये क्या है? माही ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख के उसे मुखातिब किया। क्या? वो गायब दिमागी से बोली। ओह, ये तो नूर का ड्रेस है ना, माही ने इसे लेते हुए कहा। कौन दे के गया? माही ने नैना से पूछा। वो, अच्छा छोड़, जो भी दे के गया है, आजा, पार्लर जाने का वक्त हो गया है। इससे पहले कि नैना बताती, माही उसे टोकते हुए कमरे में ले जाने लगी। वो ब्राइडल रूम में अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी जब निशा ब्राइडल रूम में दाखिल होती हुई बोली, बारात आ गई है, आ जाओ सब। निशा आवाज़ दे के बाहर से ही भाग गई और वो सारी उसके पीछे भागी। तुम कहाँ? नूर अपना लहंगा संभाले उन सबसे पहले ब्राइडल रूम से निकलने को थी कि नैना ने उसका बाजू पकड़ के रोका। माही और अर्श भी रुक गई। बारात देखने, नूर ने तहम्मुल से जवाब दिया। तेरा दिमाग सेट है? तुम्हारी बारात है, तुम दुल्हन हो बाजी। माही ने नूर को याद करवाया कि क्या पता वो बेचारी भूल रही हो कि उसकी बारात है। तो मुझे देखनी है बारात, नूर कहते हुए बाहर की तरफ लपकी। चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। अर्श और नैना ने उसे पकड़ के सोफे पर बिठाया। और ये लो मोबाइल, तुम अपनी तस्वीरें ले लो। माही ने उसे मोबाइल देते हुए उसका ध्यान तस्वीरों की तरफ किया, वरना उसका क्या पता वो वाकई अपनी बारात देखने बाहर चली जाती। उन सब ने मौका की मुनासबत से शरारे जेबतन किए थे। माही और अर्श का शरारा ऐश ग्रे कलर का था जिसपे सिल्वर कलर के मोती लगे थे, जबकि निशा और जन्नत का शरारा डार्क ब्राउन कलर का था और नैना ने स्किन और रेड कलर का शरारा पहना था, जबकि फारिया ने गाउन पहन के नकाब किया था क्योंकि वो शरई पर्दा करती थी। वो सारी हाल के दरवाजे पे खड़ी देख रही थी बारात। आहिल स्किन और मैरून कलर की शेरवानी जेबतन किए, हाथ में तलवार पकड़े, सर पे स्किन कला रखे, घोड़े पर सवार अपनी सल्तनत फतह करने आया था, जबकि घोड़े के आगे शाहमीर और शायान, जो कि ब्लैक डिनर सूट में मलबूस थे, ढोल की थाप पे भंगड़े डालते हुए आ रहे थे। थोड़ी ही करीब आके आहिल घोड़े से उतरा। अरमान आहिल की दाएं जाने ब्लैक डिनर सूट में ब्लैक ही टाई लगाए हमेशा की तरह चार्मिंग लग रहा था। आहिल के उतरने के बाद सिकंदर साहब ने आगे बढ़ के उसे गले लगाया और इस्तकबाल के लिए लड़कियों ने उन पर फूल फेंके। हाल के दरवाजे पे नैना और निशा ने दुपट्टा डाल के उनका रास्ता रोका। ये लो, हो गया फकीरनियों का बिजनेस शुरू। शायान ने उन्हें रास्ता रोक के खड़े देखा तो बोला। बाकी सब मुस्कुराने लग गए। तुम चुप रहो, आहिल भाई निकालें 20,000। नैना ने उसे चुप करवाते हुए आहिल से पैसों का मुतालबा किया। 20,000? ब्रो चलो हम वापस चलते हैं, हमने नहीं जाना अंदर। शायान ने 20,000 को ऐसे जाहिर किया जैसे उन्होंने 20 लाख मांग लिए हों। आहिल बेटा दे दो, बहने हैं। जहां ज़ेबा फंदी के कहने पे आहिल ने 20,000 कैश निकालकर निशा के हाथ पे रखे। निशा ने उन पैसों से हवा लेते हुए शायान को चिढ़ाया, जबकि वो जो तब से निशा के चेहरे पर नजरें गाड़े खुद को कंट्रोल कर रहा था, उसकी इस अदा पर मुस्कुराया। उसने उस चेहरे से दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की थी। वो कुदरत की इस मौजे पर हैरान था। पिछले 4 सालों में उसने यशफा को देखने की तमन्ना की थी और रात आहिल की मेहंदी पे उसे ऐसे लगा जैसे उसमें कोई नई रूह फूंक दी गई हो। वो रेड और स्किन कलर के लहंगे में मलबूस, साथ मैचिंग ज्वेलरी पहने, फुल मेकअप में, ब्राइडल लुक में आहिल अफंदी को चारों शाने चित करने के हर हथियार से लैस लड़कियों के नरगे में स्टेज तक आई। चूँकि निकाह पहले ही हो चुका था इसलिए अब दूध पिलाई की रस्म होनी थी। अर्श और माही ने दूध पिलाई करनी थी, इसलिए वो दूध का ग्लास लिए स्टेज तक पहुंची। भाई पकड़ने से पहले कीमत पूछ लो, ये तो आपको कंगला कर देगी। आहिल को माहीन ग्लास पकड़ाने लगी तो शायान ने आहिल को पहले ही वार्न किया। आहिल ग्लास पकड़ने के करीब था कि माही ने पीछे कर लिया। पहले कैश। माही ने ग्लास आहिल को दिखाते हुए कहा, ये लो 10 रुपये, वैसे ये ग्लास 5 रुपये का लग रहा है। शाहमीर ने 10 रुपये माही की तरफ बढ़ाए। अर्श ने 10 रुपये भी छीन लिए। गुड जॉब अर्श। पीछे से नैना ने अर्श को दाद दी, जबकि माही ने 70,000 का मुतालबा किया। हमने नहीं पीना इतना महंगा दूध, शायान ने दुहाई दी। तुम्हें दे कौन रहा है? माही ने दो बदू जवाब दिया। हर एटीट्यूड। अरमान मुस्कुराया था।
20,000 हम दे चुके हैं, 30,000 और लो और घर जाओ। शायान ने 30,000 रुपये माही की तरफ बढ़ाए। माही टस से मस ना हुई। बोलो हाँ कि ना, शामिर ने फहद मुस्तफ़ा बनते हुए पूछा। वो सारी माही और अर्श के पीछे खड़ी उन्हें 70,000 के मुतालबे पर डटे रहने की ताकीद कर रही थी। आहिल ने 50,000 कैश निकाल के माही की तरफ बढ़ाए। बहस मुबाइसे के बाद वो 60,000 रुपये पर मान गई थी। रुखसती के वक्त जब नूर और आहिल गाड़ी में बैठने लगे तो माही ने आहिल से कहा, भाई अपना ख्याल रखिएगा। आहिल ने ना समझी से उसे देखा। भाई इसका मतलब है नूर का ख्याल रखिएगा। नैना ने माही का हाथ पकड़ के दबाते हुए आहिल को उसकी बात का मतलब समझाया। नहीं, नूर तो अपना ख्याल रख ही लेगी, इनफैक्ट आपका भी बहुत अच्छे से रखेगी, बस अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। माही की बात पर कार में बैठी नूर का दिल किया निकल के एक चांटा लगाए, लेकिन वो बेबस थी और उसकी इसी बेबसी का फ़ायदा माही मोहतरमा उठा रही थी। आहिल मुस्कुराते हुए कार में बैठ गया, जबकि निशा, फारिया और जन्नत पहले ही अफंदी हाउस के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने नूर के इस्तकबाल का इंतज़ाम करना था। अफंदी हाउस इस्तकबाल करके छोटी छोटी रस्मों के बाद नूर को आहिल के कमरे में पहुंचा दिया गया। भाभी मुझे डर लग रहा है, नूर ने घबराते हुए उमैर भाई की बीवी से कहा, क्योंकि वो एक ही नूर को अक्लमंद लगती थी, बाकी उसकी दोस्तों को नूर के मुताबिक अकल छू के भी नहीं गुजरी थी। मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ, माही ने नूर को तंग करते हुए कहा। नैना ने पीछे से उसकी कमर पर हाथ मारते हुए कहा, आहिल भाई को हार्ट अटैक आ जाना है। भाई आ रहे हैं, अर्श ने इतला दी और जाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई, जबकि आहिल भी लड़कों की फौज के साथ सरहद पर पहुंच गया। जन्नत और फारिया ने आहिल को अंदर जाने से रोका। अब क्यों? आहिल ने अबरू उचकाते हुए पूछा। कमरे में जाने का नेक निकालें भाई, जन्नत ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मुतालबा किया। ये मेरा कमरा है साली साहिबा, आहिल ने याद दहानी करवाई थी। अंदर दोस्त हमारी बैठी है, निशा ने दलील पेश की। वो बीवी है मेरी, आहिल बेचारे लहजे में बोला। एक तो ये लड़कियां सुबह से रस्मों के नाम पर पता नहीं कितनी बार उसे लूट चुकी थीं, अब उसके कमरे में ही दाखिल होने के पैसे मांग रही थीं, यानी कि हद है। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो उनसे बहस में जीत नहीं सकता। मुझे अल्लाह सालियों के फितने से दूर ही रखे, आमीन। शायान ने लगे हाथों अपने लिए दुआ मांग ली। ठीक है फारिया, हटो और अंदर से दरवाज़ा लगा लो, भाई आना ही नहीं चाहते। आयश ने फारिया को हटाते दरवाज़ा बंद करना चाहा तो आहिल ने जल्दी से 5,000 का नोट उनके हाथ में थमाया। वो आधी घरवालियों के चक्कर में पूरी घरवाली नहीं गंवा सकता था। उसकी इस अदा पर सब मुस्कुराए और लड़कियां पैसे मिलते ही जिन की तरह गायब हुईं। वो दरवाज़ा बंद करता पलटा तो वो बेड पर गुलाब के फूलों से सजाई गई सेज पर घूंघट टिकाए बैठी थी। आहिल को अपना आप सिकंदर आजम लग रहा था जो दुनिया फतह कर आया था। वो बेड पे उसके करीब बैठा तो नूर अपने आप में सिमट गई। आहिल जानता था वो कंफ्यूज हो रही है, इसीलिए उसने अपना हाथ नूर के हाथ पे रख के हल्का सा थपथपाया। रिलैक्स नूर, उसके हाथ की हिद्दत महसूस करके नूर ने इस बात में सर हिलाया। आहिल ने नूर का घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसने घूंघट आगे से पकड़ लिया। पहले मेरी मुंह दिखाई और अपनी मेहंदी से सजी हथेली को आहिल के सामने फैलाते हुए कहा, पहले मुंह देखने तो दो यार। आहिल ने फिर घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, पहले मुंह दिखाई, वो बजीद हुई। आहिल ने अपनी शेरवानी की जेब से गोल्ड का पेंडेंट निकाला जो हार्ट शेप था। आहिल उसका घूंघट उठाना चाहता था लेकिन वो पहले ही उठा चुकी थी। हाय, आहिल अफंदी के छोटे छोटे ख्वाबों पे वो हमेशा पानी फेर देती थी। आहिल ने पेंडेंट आगे बढ़ के नूर की गर्दन में खुद पहनाया। वो जो उसकी कुर्बत पर पिघल रही थी मजीद सिमट गई और हार्ट बीट तेज हो गई। उनके मिलन पे चांद भी शर्मा के बादलों की ओट में हो गया। उसकी आंख अभी खुली थी। उसने अपने साथ बेड पर खाली जगह देखी तो कमरे में इधर उधर निगाह दौड़ाई। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने गीले बालों को ब्रश कर रही थी। उसने मैरून कलर की पैरों तक आती फ्राक जेबतन की थी। दुपट्टा गले में डाले वो हल्की सी लिपस्टिक लगा रही थी। आहिल बमुश्किल खुद पे जब्र करता फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नूर ने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला। नैना को देख के वो हल्का सा मुस्कुराई। नैना ने आगे बढ़ के उसे गले लगाया। नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो, नैना कहती हुई पीछे हुई तो माही आगे आई। मुंह दिखाई क्या मिली बताओ, उसने पूछा। तुम अभी यहीं हो? नूर ने मुस्कुराहट दबाते हुए माही से पूछा। अपनी शादी के पहले दिन इज्जत करवा लो मुझसे। माही बुरा मान गई थी। इसको छोड़ो, तुम लोगों का इंतज़ार हो रहा है नीचे नाश्ते पे, भाई के साथ आ जाना, ओके? नैना बोलती हुई माही को साथ लिए चली गई। मुझे मुंह दिखाई तो देखने दो यार, माही नैना से अपना आप छुड़वाती हुई बोली। नूर ने उसे जुबान दिखाते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। जिस दिन मुझे मेरी कदर करने वाला कोई मिल गया तुम लोगों को मुंह नहीं लगाना मैंने। माही ऊंचा बोलते हुए नैना के साथ चल रही थी जो उसे बाजू से पकड़े ले जा रही थी। मिल ही ना जाए तुझे कोई कदर करने वाला, नैना ने उसका मजाक उड़ाया था। माही सर झटकती रह गई।
वलीमे का इंतजाम भी मैरिज हॉल में दिन के वक्त ही किया गया था। लोग उन्हें शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। वो अपनी धुन में चला आ रहा था जब किसी से उसकी जोरदार टक्कर हुई। आह! अर्श ने अपना सर पकड़ लिया। उसके हाथ में मौजूद कोल्ड ड्रिंक सामने वाले की शर्ट पर गिर गई थी। अंधे हो आप, नजर नहीं आ रहा क्या? अर्श के कहने पे शामिर का मुंह खुल गया। एक तो वो उससे टकराई, दूसरा उसकी शर्ट खराब कर दी, तीसरा वो उस पर ही चिल्ला रही थी। नजर तो आपकी खराब लग रही है मोहतरमा, शामिर ने उसके चश्मे के पीछे छुपी काली आंखों को देखते हुए कहा। अर्श का दिमाग ही घूम गया। उसने आगे बढ़ के शामिर के पैर पे अपना पैर रख के दबा दिया। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। वो उंगली उठा के उसे वार्न करती वहां से चली गई और शामिर जो उसके सामने जब्त कर रहा था अपना पाँव हाथ में पकड़ के गोल गोल घूमने लगा और साथ ही चिल्ला रहा था। ये हाल का जरा गैर गुंजान हिस्सा था। आज ब्राइडल रूम से निकली थी और शामिर की बदकिस्मती थी कि वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था। ओ भाई, क्या हुआ? बंदर की तरह नाच क्यों रहा है और चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है तेरा? शायान वहां से गुजर रहा था जब उसने शामिर को देखा और पूछा। शामिर ने बेचारी नज़रों से उसे देखा। आहिल भाई की साली। शामिर का सिर्फ इतना ही कहना था कि शायान का कहकहा बुलंद हुआ। एक पते की बात बताऊं तुझे? शायान ने उसके कंधे पे हाथ रखते ना से अंदाज में कहा। ये जो आहिल भाई की सालियां हैं ना, इनसे 6 फुट के फासले पे रहना। आफत है सारी। वो शामिर को नसीहत करता मुस्कुराहट दबाता चला गया। वो सारी हाल में कोने पे टेबल पर बैठी थी। खाना खाया जा चुका था। अब उन्होंने सीधा मैरिज हॉल से अपने घर ही जाना था क्योंकि उनके सेकंड ईयर के पेपर और प्रैक्टिकल शुरू हो चुके थे। इसलिए अब जब तक रिजल्ट ना आता एक दूसरे से मिलने का कोई चांस नहीं था। वो जो एक दूसरे को देख के जीती थी अब उदास बैठी थी। नोर स्टेज पे बैठी उनकी तरफ ही देख रही थी, लेकिन वो सारी एक दूसरे से नजरें चुरा रही थी। वो अपने कमरे में अंधेरा किए रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा सिगरेट पी रहा था। आंखें झपके मारे सुर्ख हो रही थी। आज वलीमे की तकरीब में उसने अरमान अहमद को कई बार उस लड़की की तरफ देखते हुए देखा था। वो वाज़े उसकी आंखों में उस लड़की के लिए मोहब्बत देख सकता था। उसने सिगरेट नीचे फेंका और उसे पाँव के नीचे रोन दिया। आह अरमान अहमद, तुम्हें भी मोहब्बत जैसी बीमारी लग ही गई। 4 साल इंतज़ार किया मैंने इस दिन का। उसने कमरे में लगे सॉफ्ट बोर्ड पे माही और निशा की तस्वीर को देख के उसने निशा की तस्वीर पर लाल मार्कर से क्रॉस कर दिया क्योंकि वो मोहब्बत जैसी हमाकत दोबारा नहीं कर सकता। और माही की तस्वीर को एक हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ से फ़ोन पे कोई नंबर डायल किया। हाँ अली बख्श, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ। इस लड़की पर नज़र रखनी है। वो अरमान और आहिल कभी जिगरी यार रहे थे, लेकिन 4 साल पहले एक रात उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। दुश्मन सबसे खतरनाक वही होता है जो कभी आपका दोस्त रहा हो। डैड, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? वो कार से निकलता चाबी ड्राइवर की तरफ फेंकता फ़ोन पे अपने डैड से बात करता घर में दाखिल हुआ। उसका घर घर नहीं महल लग रहा था। हर चीज़ आला ज़ौक़ की जिंदा मिसाल। वो लाउंज से गुजरता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा जब हाशिम अहमद फ़ोन की दूसरी तरफ से मुखातिब हुए। इस वीक तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है माई सन, नेक्स्ट वीक बनाते हैं प्लान। ओके, आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू, उसने अपने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। मुलाजमा जल्दी से उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई और उसकी अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए और उसकी कॉल ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। अरमान अहमद ने मुलाजमा को हाथ से जाने का हुक्म दिया और खुद अपना कोट उतार के सोफ़े पर फेंका, साथ ही सोफ़े पर बैठ गया। फिर कोई मैदान मार लिया क्या? हाशिम अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरमान अहमद मुस्कुराया था। माहीन सियाल को पाना मैदान मारने के बराबर ही था, लेकिन अभी तो उसने इस मैदान में कदम भी नहीं रखा था। लेकिन वो जानता था वही फातेह होगा, क्योंकि उसे जो पसंद आता वो उसी का ही था। आपके लिए बहू ढूंढ ली है मैंने, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सच्ची? तवक्का के ऐन मुताबिक हाशिम साहब ने जोश से सच्ची को बड़ा करके पूछा। अरमान उनके जोश पे मुस्कुराया। जी मुच्ची, अरमान ने तस्दीक कर दी थी। हु इज़ शी? उन्होंने बेचैनी से पूछा। आप आ जाएं, फिर मिलवाते हैं आपको भी, अरमान ने उन्हें जवाब दिया और कॉल बंद करके फ्रेश होने चला गया। बेटा जी, आगे एडमिशन के बारे में क्या सोचा है आपने? सियाल साहब ने खाना खाते हुए माही से पूछा। पापा जान, मेरा इरादा क्या केमिस्ट्री को आगे लेके जाने का है। वैसे अभी तो रिजल्ट का इंतज़ार है, माही ने मुंह में नवाला डालते हुए जवाब दिया। आप एंट्री टेस्ट दो, मेडिकल में जाओ, फायजा बेगम ने उन्हें खाना सर्व करते हुए मशवरा दिया। आप जानती हैं मुझे डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, माही ने अपनी राय बताई, जबकि साइम आज मामूल के खिलाफ खामोशी से खाना खाते हुए उन्हें सुन रहा था। सियाल साहब उन वालिदैन में से थे जो बच्चों पर अपना फैसला नहीं थोपते बल्कि उनकी राय का एहतराम करते हैं। लास्ट डिसीजन विल बी योर्स, सियाल साहब ने उठते हुए कहा। थैंक यू, माही मुस्कुराई थी। वो खाना खाने के बाद अपना मग लिए अपने कमरे में आई थी। मग उसने बेड के साइड टेबल पर रखा और मोबाइल लिए बेड से टेक लगा के बैठ गई। जैसे ही वो ऑनलाइन हुई उनके ग्रुप में ढेरों मैसेजेस आए हुए थे। व्हाट्सएप पे वी आर द SSG के नाम से ग्रुप था जिसमें 7 ऐड थी।
मेरे बगैर इतनी बात की हुई तुम लोगों ने? माही ने पहला मैसेज किया। क्यों, तुम्हारे बगैर हम बात नहीं कर सकते? हमेशा की तरह जन्नत ने सेकंड से भी कम वक्त में रिप्लाई किया था। नहीं कर सकते, माही ने दो टोक जवाब दिया। क्यों, तुम वजीर आजम की औलाद हो? नैना ने माही का जवाब दिया था। वो वजीर आजम की औलाद से कम भी नहीं। अर्श ने माही की हिमायत की। हाय, मैं भी आ गई, नूर ने मैसेज किया। तुम क्या कर रही हो? जाके आहिल भाई को वक्त दो, माही ने नूर को जवाब दिया। पहली बात, तेरे आहिल भाई अभी नहीं आए ऑफिस से। दूसरी बात, अपना मुंह बंद रख, नूर ने माही की बात का रिप्लाई दिया। नूर, माही को कुछ मत कहो, नैना ने टोका। क्यों ना कहें, नूर तुम कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अर्श ने नूर को कहा। वो अपने ग्रुप में बात कम और लड़ाई ज़्यादा करती थी। कैसी हो कुड़ियों? निशा ने अपने शौक अंदाज में ग्रुप में एंट्री दी थी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी ही प्यारी हूँ। माही को अपनी तारीफ का मौका मिल गया था। उसकी बात पे नूर ने हंसते हुए लोटपोट होती लड़की का स्टिकर सेंड किया। खुशफहमियाँ तो तुम पे ख़त्म है माही, नैना ने माही को कोसा। हम ठीक हैं, तुम सुनाओ निशा। सिर्फ अर्श ने ठीक से उसके मैसेज का रिप्लाई किया, जबकि जन्नत हमेशा की तरह बोंके रिप्लाई कर रही थी। मैं जा रही हूँ ग्रुप से, बाय, जन्नत ने मैसेज किया। नेक काम में देर कैसी, जाओ, नैना ने उसे दफ़ा होने को कहा। तुम चुप करो नैना, जन्नत को गुस्सा आ गया था। रिजल्ट कब आ रहा है हमारा? नूर ने सोचने वाली इमोजी के साथ मैसेज किया। कुछ अच्छा याद मत करवाना तुम, माही ने उसे टोका। हाय अल्लाह, हमारा रिजल्ट भी आना है। निशा को तो हार्ट अटैक ही होने वाला हो गया। नहीं, रिजल्ट नहीं आना हमारा, उन्होंने हमें ऐसे ही गोल्ड मेडल दे देना है, अर्श ने हंसने वाले इमोजी के साथ रिप्लाई किया। आहो, रहती नहीं हम आइंस्टाइन की औलाद, नूर ने अर्श के मैसेज पर कमेंट किया। जबकि जन्नत जा चुकी थी और फारिया आज ऑनलाइन नहीं थी। यार मेरा सर दर्द कर रहा है, नैना ने रोने वाले इमोजी के साथ मैसेज किया। हम तुम्हारे जानू मानू नहीं हैं जो पारी दे के तुम्हारा सर दर्द ठीक कर दें, माही ने चवल मारी। अर्श और नूर ने हंसने वाले इमोजी सेंड किए। थोड़ी देर और बात करने के बाद उन्होंने गुड नाइट का मैसेज कर दिया, क्योंकि ईशा की नमाज का वक्त हो रहा था। वक्त का तो काम ही गुजरना है, चाहे आप अपनों के हुनर में हैं या कुर्बत में। वक्त गुजर ही जाना है। नूर को अपनी नई जिंदगी शुरू किए 3 माह का अरसा हो गया था। आहिल की मोहब्बत दिन ब दिन शदीद हुई थी। वो नैना के कमरे में बैठी थी। नैना हाथ में आई लाइनर लिए ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। नूर उसके बेड पे बैठी थी। रात का वक्त था, आहिल के आने का वक्त होने वाला था। नूर मोबाइल हाथ में लिए बैठी थी जब मैसेज की टोन बजी। कमरे में आओ, आहिल का मैसेज आया, जिसका मतलब था वो घर आ गया था। नूर ने जल्दी से चप्पल पहनी और कमरे की तरफ भागी, जबकि उसके निकलने के बाद शायान, जो कि नूर को बुलाने आया था, उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो ड्रेसिंग के सामने आंखें बंद करके आईलाइनर लगाने खड़ी थी। आहट महसूस करके आंखें बंद किए ही मुड़ी तो शायान उसे देख के मुस्कुराया। 2 कदम के फासले पर रुकर उसने नैना की तरफ झुक के फूंक मारी। नैना, जो कि समझ रही थी नूर है, उसकी हरकत पे फट से उसने आंखें खोली। वो फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी। कौन जीतेगा उनसे बातों में जिनकी आंखें कलाम करती हैं? उसने गंभीर आवाज में शेर पड़ा। नैना को 2 मिनट कुछ समझ ही नहीं आया। वो पीछे होके खड़ा हुआ तो वो बोली, आपको कुछ चाहिए? उसके आप कहने पे शायान के दिल ने एक बीट मिस की। काश वो उसे कह सकता कि उसे भरी दुनिया में सिर्फ नैना जहां ज़ेबा फंदी चाहिए। उसने अपने मुंह और जज्बों को लगाम डाली। नफ़ी में सर हिलाते कमरे से चला गया। पीछे वो अपनी जगह साकत रह गई थी। वो शायान अफंदी की गुनहगार थी। उसने शायान के सच्चे जज्बों में खयानत कर दी थी। वो नहीं जानती कि यह सब कैसे हुआ। एक आंसू टूट के उसकी गाल पर बह गया। उसने अपनी गाल रगड़ी और बेड के साइड दराज में से डायरी निकाली और अपने एहसासात उसमें लिखना शुरू कर दिए। जिस दिन शायान अफंदी को इस बात की भिनक लगती, या उसे जिसे वो जाने अनजाने में दिल दे चुकी थी, एक क़यामत आनी थी। लेकिन मोहब्बत ज़ोर ज़बरदस्ती का नाम होती तो नैना अफंदी खुद को शायान का पाबंद कर लेती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, आहिल फ्रेश होकर वॉशरूम से निकल रहा था। आहिल ने आगे बढ़ के उसके बालों पे बोसा दिया, जो कि उसका मामूल था। नूर झीप गई। वो आज भी उसकी कुर्बत पे पहले दिन की तरह शर्माती थी। कहाँ थी? आहिल ने नरम लहजे में पूछा। मैं नैना के कमरे में थी, उसने बेड से टॉवल उठाते हुए जवाब दिया। वो बेड पर आहिल के बराबर बैठ गई। परेशान लग रही हो? आहिल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। परसों रिजल्ट आना है हमारा, नूर ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा। अच्छा आएगा, आहिल ने उसके गिर्द बाजू फैलाते हुए उसे तसल्ली दी। इंशाल्लाह। वह ऑफिस में अपने केबिन में बैठा कोई फाइल चेक कर रहा था जब रहमान अहमद उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। आहिल ने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। सही नसीब, आज हमारी याद कैसे आ गई। वो आहिल के वलीमे के बाद आज मिल रहे थे। आहिल जानता था कोई बहुत अहम बात होगी, जो वो चल के खुद उसके ऑफिस बगैर बताए आया था। डैड आ रहे हैं पाकिस्तान, अरमान ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा।
हाशिम अहमद 3 माह से लंदन से पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बिजनेस डील आड़े आ गई थी जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए थे। ग्रेट, आहिल ने क्रेडल हाथ में पकड़ते हुए कहा और चाय और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। चाय के नाम पर अरमान को बेसाख्ता माहीन याद आई। पियन उन दोनों के सामने चाय और कॉफ़ी रख के चला गया। मैं तेरी साली को घरवाली बनाना चाहता हूँ, अरमान ने कह के सुकून से कुर्सी से टेक लगा के टांग पे टांग रख ली। आहिल का चाय की तरफ जाता हाथ रुक गया। किस साली को? उसने अबरू उचकाते सवाल किया। माहीन सियाल, आहिल ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, जो उसका सुकून पर बात करके अपनी कॉफ़ी उठा चुका था। आर यू श्योर? आहिल ने बेयकीनी से पूछा। 100%, अरमान ने पुख्ता लहजे में कहा। मुझसे क्या चाहता है? आहिल जानता था कि वह सब कुछ सोच के आया होगा, अब सिर्फ उसे बताने की जहमत करने आया है। डैड का 1 मंथ का स्टे है पाकिस्तान, तो वो चाहते हैं कि इसी दौरान रिश्ता पक्का हो, निकाह हो जाए। अरमान ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए तहम्मुल से जवाब दिया। डैड चाहते हैं या डैड का बेटा? आहिल ने अबरू उचकाते हुए सवाल किया। अरमान मुस्कुराते हुए बोला, डैड का बेटा। आहिल का कहकहा बुलंद हुआ। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, बेटा आगे आगे देख होता है क्या। आहिल हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहा था और इस बार बर्दाश्त करने की बारी अरमान अहमद की थी। उनका रिजल्ट आने में सिर्फ 10 मिनट रहते थे। वो सारी अपने अपने कमरे में, एक हाथ में मोबाइल दूसरे हाथ में तस्वीर लिए परेशान बैठी थी। हाय 9 मिनट रह गए। आयश ने धड़कते दिल के साथ ग्रुप में मैसेज किया। यार बस अल्लाह इज्जत रख ले हमारी। फारिया ने दुआ मांगी थी। उन सब ने आमीन का मैसेज सेंड किया। 10:10 पे उन्होंने धड़कते दिल और ज़ुबान पे दुरूद शरीफ का विर्द के साथ वेबसाइट ओपन की। 11 बजे तक उन सब का रिजल्ट उन्हें पता चल गया था। माही और नैना ने कॉलेज में टॉप किया था। नूर की 2nd पोजीशन थी, जबकि बाकी ग्रुप भी A+ नंबर के साथ पास हुआ था। वो सारी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, बेशक वो इज्जत रखने वाला है। हाशिम अहमद पाकिस्तान आ चुके थे और उन्हें एयरपोर्ट से शायान, आहिल और अरमान ने पिक किया था। वो सफ़र में चूँकि बहुत थक चुके थे, इसलिए डिनर के बाद आराम की गर्ज से अपने कमरे चले गए और शायान, आहिल और अरमान लाउंज में सोफ़ों पर बैठे थे। शायान सोफ़े के सामने मेज़ पर टांगे फैला के तकरीबन लेटने वाले अंदाज में बैठा था। हाथ में पॉपकॉर्न पकड़े सारा ध्यान लाउंज में लगी LED पर था, जबकि आहिल और अरमान कॉफ़ी पी रहे थे और साथ कुछ ऑफिस का काम था जो वो दोनों डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस करने के बाद वो दोनों रिलैक्स होकर बैठे तो आहिल ने अरमान से पूछा, क्या इरादा है जनाब? अब तो अंकल भी आ गए हैं, कब तक जाना है रिश्ता लेकर? किसका रिश्ता लेके जाना है? शायान ने तजस्सुस से पूछा। अरमान मुस्कुराया। वो जानता था कि शायान का रिएक्शन क्या होगा। आहिल ने अरमान की तरफ इशारा किया, जो कदरे सुकून से बैठा था। शायान ने बेयकीनी से आहिल को देखा, फिर अरमान को, जैसे यकीन ना आया हो। अरमान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। कौन है वो भाई, जल्दी बताओ। शायान ने अपनी टांगे मेज़ से उतारते हुए पॉपकॉर्न को साइड पर रखकर बेचैनी से पूछा। माहीन सियाल, जवाब अरमान की तरफ से आया था। क्या? शायान सोफे से खड़ा होते हुए चिल्लाया। अरमान ने अपने कान को उंगली से हिलाया। माहीन सियाल, वो आफत की परकाला। शायान को जैसे अभी भी यकीन नहीं आया था। अरमान ने फिर इस बात में सर हिलाया। भाई मेरी बात सुनो। शायान ने आगे बढ़ के अरमान के हाथ से मग लेके सामने मेज़ पर रख दिया। एक बार फिर सोच लो। उसने अरमान के सामने खड़े होते उंगली से उसे वार्न किया। सोच लिया। अरमान ने सोफे की बैग से टेक लगाते एक हाथ सोफे के बैग पे रखते टांग हिलाते हुए जवाब दिया, जबकि आहिल इस दौरान कॉफ़ी पीते हुए उनकी बात को एंजॉय कर रहा था। वो आपको बेच खाएगी यार, तिगनी का नाच नचाएगी। आफत है पूरी आफत। शायान ने लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचा नचा के मुबालगा आराई से काम लेते हुए अरमान को कायल करने की कोशिश की। तमीज़ से, भाभी है तेरी होने वाली। अरमान ने खड़े होते हुए उसके पेट में पंच मारते हुए मजाक किया। भाभी, हाय मुझे चक्कर आ रहे हैं। आहिल भाई मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। शायान की ड्रामेबाजी अरूज पर थी। आहिल ने अरमान की तरफ देखते नफ़ी में सर हिलाया और वो दोनों उसकी हरकतों से वाकिफ़ थे। वो तीनों शायान के कमरे में मौजूद थे। आहिल चूँकि आगा जान और सब घर वालों से बात कर चुका था, इसलिए हाशिम अहमद के साथ आगा जान, सिकंदर साहब, मिसेस सिकंदर, आहिल और अरमान माही के घर जा रहे थे। आगा जान ने बजाते खुद से सियाल साहब को कॉल करके अपने आने की इत्तला दी थी। भाई एक बार फिर सोच लो, अभी भी वक्त है। शायान ने अरमान को मुखातिब किया, जो ड्रेसिंग के सामने खड़ा खुद पे परफ्यूम छिड़क रहा था। अरमान ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। भलाई का तो ज़माना ही नहीं, शायान ने अफसोस किया। आहिल फ़ोन कॉल यस करता बाहर चला गया और अरमान भी उसके पीछे ही निकल गया। शायान ने अफसोस भरी नज़रों से उसे बाहर जाते देखा। उनके ग्रुप में सिर्फ नूर जानती थी, बाकी सब बेखबर थीं। माही ने किचन के दरवाजे से झांका तो फ़ायज़ा बेगम काम वाली बाजी के साथ मुख्तलिफ पकवान बनाने में मसरूफ़ थीं। माही सदा की कामचोर दरवाजे से ही वापस पलट गई कि कहीं उससे मम्मा जान कोई काम ही ना कह दें। लगता है कोई ख़ास आ रहा है। माही ने घर चमकता दमकता देखा तो बड़बड़ाई।
खैर मैनू की वो कंधे उचकाती अपने कमरे में चली गई। वो सारे तकरीबन 1 बजे के करीब सियाल मेंशन पहुंचे। सियाल साहब मेन दरवाजे के पास खड़े उनकी आमद का इंतजार कर रहे थे। आगे बढ़ के वो आगा जान से मिले और उनके पीछे हाशिम अहमद को देखकर सिर्फ कुछ मिनट लगे उन्हें पहचानने में। सियाल साहब ने आगे बढ़ के उन्हें गले लगाया। हाशिम अहमद भी उन्हें पहचान चुके थे। वो कॉलेज के ज़माने में कभी क्लास फेलो रहे थे। अरमान अहमद ने अपनी मोहब्बत को पाने की मंजिल की तरफ एक और कदम उठा लिया था। वो सारे ड्राइंग रूम में बैठे थे। चाय के साथ गपशप का दौर चल रहा था। हाशिम अहमद ने सियाल साहब को अपने आने का मकसद बताया और साथ ही माही को बुलाने की दरख्वास्त की। इस दौरान अरमान अहमद शरीफ लड़के का किरदार अदा करते सोफे पर तमीज़ से बैठा था। जब उसकी शराफत को देखते आहिल अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। सियाल साहब ने फ़ायज़ा बेगम की तरफ देखा तो वो उठ के माही को बुलाने चली गई। माही तमीज़ का मुजाहरा करते हुए उन सबसे मिली और थोड़ी देर हाशिम अहमद को सियाल साहब का दोस्त मानते उनके पास बैठी रही। हाशिम अहमद को मासूम सी प्यारी सी माही अपने लाडले के लिए बहुत पसंद आई। अरमान को कोई बिजनेस कॉल आ गई थी, इसलिए वो माही के आने से पहले ही वहाँ से उठ गया था। माही नहीं जानती थी कि वो सब क्या करने आए हैं। वो थोड़ी देर बाद वहाँ से उठ गई। ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब वो सामने से आया। अरमान का मूड उसे देखते ही खुशगवार हो गया। वो उसके सामने थोड़े से फासले पर रुक गया। आप मेरे घर क्या कर रहे हैं? माही ने अबरू उचकाते हुए बाजू सीने पर बांधते अरमान से पूछा। बहुत जल्द ये मेरा भी घर हो जाएगा, अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, मेरे वालिदैन आपको अडॉप्ट कर रहे हैं क्या? माही ने उसका मजाक उड़ाया। उसकी बात पे अरमान ने बमुश्किल अपना कहकहा जब्त किया। मेरे डैड आपको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। जी, माही ने नासमझी से जी को बड़ा करके कहा। छोटा सा दिमाग है आपका, ज़्यादा जोर मत दें, ख़त्म ही ना हो जाए, अरमान मुस्कुराहट दबाते हुए उसे कहता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। माही का मुंह खुल गया। ये बंदा मेरी बेइज्जती करके गया है, माही ने सदमे से चूर लहजे में कहा। कोई शक है क्या? उसके दिलो दिमाग ने फ़ौरन जवाब दिया। माही को तीसरी बार उस पर शदीद गुस्सा आया था। उसका बस चलता था वो अरमान अहमद को घर से बाहर छोड़ के आती। अल्लाह जी, आपने एक कत्ल की इजाज़त दी होती तो ये बंदा अब तक पहुंच चुका होता। माही ने अल्लाह से बात करते हुए अरमान अहमद को कोसा। अल्लाह करे अरमान अहमद तुम्हें ऐसी बीवी मिले जो सूली पर लटका के रखे तुम्हें। किस्मत के इरादों से बेखबर माहीन सियाल अरमान अहमद को बद्दुआ दे चुकी थी। मोहब्बत भी इस बद्दुआ पर मुस्कुराई और चुपके से आमीन कहा। माहीन सियाल है उस लड़की का नाम, 2nd ईयर कर चुकी है। अरमान अहमद शादी करना चाहता है उससे। इसी सिलसिले में अफंदीज और वो आज सियाल मेंशन गए थे। फ़ोन की दूसरी तरफ से गुफ्तगू सुनने के बाद उसने फ़ोन उठा के दीवार पर दे मारा। अरमान अहमद, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खुशियां मनाने दूंगा? उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना के दीवार पर मारते हुए कहा। 4 साल पहले मैंने मोहब्बत की थी, तुमने मेरी कहानी बदल दी। अब मैं साथ लगा रही तुम्हारी कहानी बदल दूंगा, उसने पुरअज़म लहजे में कहा। वो कमरे में बैठी नावल पढ़ रही थी जब सियाल साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने नावल साइड पर रखा और आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला। पापा जान, आप मुझे बुला लेते अगर कोई काम था तो, उसने सियाल साहब को अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा। क्यों, हम अपनी शहजादी के पास नहीं आ सकते क्या? सियाल साहब ने मजाक किया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, माही ने बेड पे उनके साथ बैठते हुए कहा। सियाल साहब उसे देखकर मुस्कुराए और सोचने लगे उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई थी कि अब उसकी तलब में कोई उनके घर तक आ गया था। वो जानते थे वो पढ़ना चाहती है, अपना नाम बनाना चाहती है, लेकिन वो इतना अच्छा रिश्ता सिर्फ इतनी छोटी वजह पर हाथ से नहीं गंवा सकते थे। और आगा जान और अफंदीज पर तो उन्हें आंख बंद करके भरोसा था, लेकिन फिर भी वो माही की रजामंदी जानना चाहते थे। बेटा जानिए, अगर हम आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? सियाल साहब के कहने पर माही 2 मिनट उन्हें खामोश नज़रों से देखती रही। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी ज़िंदगी आपकी ही तो है। मैं जानती हूँ आपका हर फैसला मेरे हक़ में बेहतरीन होगा। माही के कहने पर सियाल साहब के दिल से एक बोझ उतर गया। हमारे एक दोस्त हैं, वो आपको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। सियाल साहब ने हाशिम अहमद का नाम नहीं लिया था और ना ही माही के फरिश्तों को भी इल्म था कि सियाल साहब के दोस्त का सपूत अरमान अहमद होगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ अभी, माही ने उनके कंधे पर सर रख के आहिस्ता आवाज़ में कहा। वो सिर्फ मंगनी करना चाहते हैं। सियाल साहब भी उसे मनाने की ठान कर आए थे। वो खामोश हो गई थी। आखिरी फैसला आपका ही होगा माहीन, उन्होंने उसके सर पे बोसा दिया और उठ खड़े हुए। मैं तैयार हूँ, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। माही ने मुस्कुरा के उनका मान रख लिया था। बेटियों को वालिदैन का मान रखना ही होता है हर हाल में। अभी अभी उसे हाशिम अहमद ने बताया था कि माहीन के घर वालों ने हाँ कर दी थी। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा चांद देख रहा था। उसे माहीन से हुई अब तक की सारी मुलाकातें याद आई थीं। वो हल्का सा मुस्कुराया। क्या यह एहसास हर मोहब्बत पा लेने वाले को होता है जो अरमान अहमद इस वक्त महसूस कर रहा था? वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। आहिल का मुबारकबाद का मैसेज भी उसे मौसूल हुआ। दिल में पहला ख्याल यही आया कि क्या वो जानती थी वो अरमान अहमद की ज़िंदगी में शामिल होने वाली है।
दिमाग इस ख्याल की नफ़ी कर रहा था। शायद वो बेखबर थी, वरना उसकी शेरनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठी डायरी पर लिखे नाम को देख रही थी। आंखें जब्त के मारे सुर्ख हो रही थी। आज ही कुछ देर पहले उसने नूर ने माही और अरमान के रिश्ते की खबर दी थी। उसने अपनी डायरी बंद की और बेड से टेक लगा के आंखें मूंद ली। उसने आज आखिरी दफ़ा अपनी मोहब्बत का सोग मनाना था। मोहब्बत में हर कोई नूर अफंदी जितना खुशनसीब नहीं होता। कुछ नैना जहां ज़ेबा अफंदी जैसे बदनसीब भी होते हैं, जिन्हें मोहब्बत का मीम भी रास नहीं आता। वो ईशा की नमाज अदा करके जाए नमाज पे बैठी शहादत की उंगली सजदे वाली जगह पर फेर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा। उसने आज तक अपने एहसासात अपने महरम के लिए बचा के रखे थे। उसने दुआ के लिए हाथ बुलंद किया। अपने अजीज़ों कारब और दोस्तों के लिए दुआ मांगने के बाद अपने लिए मांगने पर उसके लब खामोश हो गए। उसने अपने लिए बेहतरीन की दुआ की और उठ गई। वो जानती थी अल्लाह को माहीन सियाल से मोहब्बत है, क्योंकि वो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों में से थी। इसीलिए अल्लाह की रज़ा माहीन सियाल के लिए हरफ़े आखिर था। जाए नमाज लपेटने के बाद वो सूरह मुल्क पढ़ने बैठ गई। वो अपने ऑफिस में बैठा किसी फाइल में गुम था जब उसकी सेक्रेटरी ने उसे साद लगारी के आने की इतला दी। उसने फाइल साइड पर रखी, क्योंकि साद लगारी उसके ऑफिस में दाखिल हुआ था। सुना है रिश्ता पक्का हो गया आप जनाब का, सोचा मुबारकबाद दे आऊँ, साद ने उसकी मेज़ के सामने खड़े होते हुए कहा। अरमान अपनी कुर्सी से उठ के उसके सामने खड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया, अरमान ने कहते हुए केबिन के दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब साफ था वो यहाँ से दफ़ा हो सकता है, और ख़ुद वो अपने ऑफिस में फाइल्स की शेल्फ की तरफ मुड़ गया। साद ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। तुम मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकते अरमान अहमद, साद ने उसे वार्न किया था। वो जो किसी फाइल की तलाश में था लब भींचे मुड़ा। जब्त के मारे उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मोहब्बत तुम जैसे बुज़दिल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते साद लगारी। अरमान अहमद तुम्हें बताएगा मोहब्बत कैसे करते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, अरमान अहमद बोलता हुआ बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो गया। मैंने भी यशफा से मोहब्बत की थी अरमान, साद ने याद करवाया था। अरमान का कहकहा बुलंद हुआ। जिनसे मोहब्बत करते हैं उन पर भरोसा भी करते हैं, उनकी हिफाजत भी आपकी ज़िम्मे होती है साद लगारी। और तुम कह रहे हो कि तुमने मोहब्बत की थी? ओह कम ऑन। अरमान ने उसे आईना दिखाया जो वो 4 साल से देखना ही नहीं चाहता था। वो खुद को गलत मानने को तैयार ही नहीं था, और अरमान अहमद वजाहत देने वालों में से नहीं था। मैं भी देखता हूँ तुम कितनी हिफाजत करते हो अपनी मोहब्बत की, साद ने उसकी कमज़ोरी पर वार किया। उसके साये को भी छूने की इजाज़त नहीं दूंगा साद, एक मर्द की मोहब्बत देखोगे तुम, अरमान ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते इत्मीनान से कहा और फाइल उठा के केबिन से निकल गया। साद लगारी पास रखे मेज़ को ठोकर मारता उसके पीछे ऑफिस से निकला। आज वो सारी काफ़ी अरसे के बाद एक दूसरे से मिलने वाली थी। जब से उन्हें माही के रिश्ते की खबर मिली थी, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़ के सियाल मेंशन चली जाती। आज इतवार था, कल से उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू करना था। एडमिशन उन सबका ऑनलाइन हो चुका था। कैंपस में क्लासेस कल से शुरू थीं, इसीलिए मुश्तरका फ़ैसला करते हुए उन्होंने आज सियाल मेंशन जाने का प्रोग्राम बनाया। फ़ायज़ा बेगम से मिलने के बाद वो माही के कमरे की तरफ बढ़ी, जो मज़े से बिस्तर में घुसी अपनी नींद पूरी कर रही थी। नूर, जो कि हल्के से मेकअप में उन सबकी निस्बत थोड़ा हैवी सूट ज़ेब तन किए थी, आगे बढ़ी और बिस्तर हटा दिया। वो टस से मस नहीं हुई। अर्श ने पास पड़े टेबल पर जग से पानी डाल के माही पर फेंका। वो हड़बड़ाकर उठी। आह, कौन है? वो वाकई ही डर गई थी। उठो और फ्रेश होके आओ ज़रा, तुम्हें तो हम बताएं कौन है हम। नैना ने माही को वॉशरूम की तरफ धकेला और ख़ुद वो सारी बेड और सोफ़े पर दराज हो गई। तमीज़ नाम की कोई चीज़ है तुम लोगों में? जब किसी के घर जाते हैं बता के जाते हैं, माही बोलते हुए जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल ब्रश करने लगी। उन सब ने खामोश नज़रों से पहले माही को देखा और फिर एक दूसरे को और फिर से माही को। उनकी नज़रों का मफ़हूम, तमीज़ की बात देखो कौन कर रहा है, माही बहुत अच्छे से समझती थी। लेकिन वो भी ढीठ मुस्कुराती जाके नूर के साथ बैठ गई। वाह बहन, बड़ी टोर शोर निकाली हुई है, माही ने नूर के गले में पेंडेंट को देखने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाथ मत लगाना, ख़राब हो जाएगा, नूर ने उसके हाथ पे अपना हाथ मारते हुए कहा। ओह शक्ल तो देखो अपनी, हाथ मत लगाना, ख़राब हो जाएगा। माही उसकी नकल उतारते जाके नैना की गोद में सर रख के अर्श की गोद में टांगे फैला के सोफ़े पर लेट गई, जबकि निशा, नूर, अर्श और जन्नत बेड पर दराज थीं। मुलाजमा उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और कुछ खुर्दो नोश लेकर आई और बेड और सोफ़े के दरमियान शीशे की मेज़ पर रखकर चली गई। माही, अरमान भाई चाय नहीं पीते? नूर ने मुस्कुराहट दबाते उसे छेड़ा। कौन अरमान? माही, जो कि नैना की गोद में सर रखे आंखें मूंद के लेटी थी, उसकी बात पे उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछा। उन सबके हैरत से मुंह खुल गए। मैडम रिश्ता पक्का करवा के बैठी है और अरमान का पता ही नहीं। वाह, निशा ने बेड पर बैठे माही की तरफ फ्लाइंग किस करते हुए कहा। अच्छा, तो उनका नाम अरमान है? ओह, मुझे शर्म आ गई, वैसे मुझे नहीं पता था। माही ने उठ के बैठते शर्माते हुए मजाक में कहा। बाजी, आहिल के दोस्त अरमान अहमद, नूर ने मुकम्मल तारुफ करवाते माही को याद करवाया था।
अरमान अहमद, वो जिसने मेरी चाय गिराई थी और उस दिन मेरी बेइज्जती भी की थी। आखिरी जुमला माही ने अपने दिल में बोला, क्योंकि उनके सामने अपनी बेइज्जती का तज़किरा तो वो मर के भी नहीं कर सकती। हाँ जी वही, जवाब फारिया की तरफ से आया था। माही को सदमा ही लग गया। उस बंदे की ये जुर्रत, वो मेरे घर रिश्ता लेके आ गया। माही ने आस्तीनें चढ़ाते गुस्से से कहा, जैसे वो बेचारा तो उसके सामने खड़ा है। रिश्ता लेके आया और पक्का भी करवाया गया। जन्नत ने उसका जुमला पूरा किया और उन सबका कहका बुलंद हुआ, नैना मुझे उनसे शादी नहीं करनी यार। माही ने नैना के कदमों में बैठते रोहासी होके कहा। एक साया सा नैना के चेहरे पे आके गुजरा, लेकिन उसने जल्दी खुद पर काबू पा लिया। नैना जहाँ ज़ेबाफंदी एहसासात पर काबू पाने में माहिर थी। क्यों पागल, इतने अच्छे तो हैं वो, नैना ने उसे प्यार से समझाया। माही शर्म करो, अच्छा लड़कियां मरती हैं उन पे, निशा ने माही को शर्म दिलाई। और तुम्हारे साथ इतने प्यारे लगेंगे। अर्श ने मुस्तकबिल का नक्शा खींचा। मशहूर बिजनेस टाइकून अरमान अहमद और एसएसजी की ड्रामा क्वीन माहीन सियाल, आहा परफेक्ट मैच। फारिया ने उसे कायल करने के लिए उनका मैच भी करवा दिया। वो सारी अरमान अहमद की हिमायत में बोल पड़ी थी और माही का दिल किया या तो उन सबको शूट कर दे या अपना सर किसी दीवार पे मार ले। वो चाय नहीं पीते यार, माही रोने वाली हो गई थी। तुम एक बंदे को चाय पे नहीं लगा सकती? नूर ने माही को उकसाते हुए अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे उकसाओ मत नूर, मैं अपनी आई पे आई तो अरमान अहमद की नानी भी चाय पिएगी, माही ने संजीदा लहजे में कहा। उनकी नानी जिंदा है अभी? जन्नत ने पुरसोच अंदाज में माही की संजीदगी की धज्जियां उड़ाई थीं। पागल, मुहावरतन बोला है इसने, फारिया ने जन्नत के सर पर चपत लगाते हुए कहा। देखते हैं, नैना ने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाते हुए माही को चैलेंज किया। और अरमान अहमद के फरिश्ते को भी खबर नहीं थी कि मुस्तकबिल में उसकी मरी हुई नानी भी चाय पिएगी। वो यूनिवर्सिटी में इतनी भीड़ देख के घबरा गई। सबने उसी वक्त आने का कहा था। उन सबने एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लाहौर की मशहूर यूनिवर्सिटी, जहाँ शायान भी अपना MBA कर रहा था। उसका आखिरी साल था। उसके बाद वो आहिल के साथ बिजनेस करने का इरादा रखता था। नूर, माही और निशा, नैना ने शायान के साथ आना था, जबकि फारिया और जन्नत अलग अलग आने वाली थी। वो अकेली खड़ी घबरा रही थी। बार बार वो अपना चश्मा दुरुस्त करती तो यूनिवर्सिटी के वेटिंग रूम में उनकी आमद का इंतजार कर रही थी। उसने सुना था कि हर आने वाले जूनियर्स की सीनियर्स रज के रैगिंग करते हैं। वो दुरूद शरीफ का विर्द करना शुरू हो गई। अपनी कुछ दोस्तों के साथ वहाँ शायान का इंतजार कर रहा था। जब उस पर नज़र पड़ी तो शामिर ने बेसाख्ता अपने पाँव की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखा, जो उस दिन की बनिस्बत आज भीगी बिल्ली बनी खड़ी थी। वो मुस्कुराया था और अपना सर झटक के दूसरी तरफ मुंह कर गया। वो मोबाइल कान पे लगाए मुसलसल माही को कॉल कर रही थी, जो फ़ोन उठाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने जब 3 लड़कों को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी टांगें लर्जने लगीं। वो घबरा के इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा ना था जो उसकी मदद करता, ना ही वो किसी को जानती थी। हम आपकी मदद कर दें, उनमें से एक लड़का मुस्कुराते हुए बोला। अर्श की आंख में आंसू आ गए। वो नफ़ी में सर हिलाते खुद पे जब्त कर रही थी, जबकि उसको देख के बाकी 2 लड़कों ने हंसना शुरू कर दिया। उसने अचानक उस तरफ देखा। वो नफ़ी में सर हिला रही थी और 3 लड़के उसे देखकर हंस रहे थे। शामिर ने अपने गुस्से को जब्त करने के लिए मुट्ठियां बनाई और अपने दोस्तों को वेट का कहता उसकी तरफ बढ़ा। शामिर को देखते वो तीनों लड़के खिसके, जबकि अर्श के आंसू गालों पर फिसले। जैसे उस दिन मेरा पाँव तोड़ दिया था, आज उनका मुंह तोड़ देना चाहिए था बजाय रोने के। उसने रुमाल निकाल के उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अर्श ने आंसुओं से लबरेज आंखें उठा के आने वाले को देखा तो किसी जानने वाले को देख के उसने सुख का सांस लिया। रुमाल शामिर से लेके उसने अपने आंसू साफ किए। तब तक शायान भी उन चारों को लेकर उनकी तरफ ही आ रहा था। फारिया और जन्नत भी आ गई तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। आज का दिन तो अपने डिपार्टमेंट ढूंढने और क्लास में अपना तारुफ करवाते ही गुजरने वाला था। वो रिवॉल्विंग चेयर पे आंखें मूंदे कमरे में अंधेरा किए चेयर को आगे पीछे कर रहा था, जबकि बंद आंखों के पीछे वो रात जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी में अंधेरा कर दिया फिल्म की तरह चल रही थी। 7 बड़ी जल्दी पहुंच। अरमान की मैसेज पर उसने कार की स्पीड तेज कर दी। जब वो फार्म हाउस पहुंचा तो वहां की सजावट ने उसे हैरान कर दिया। उसकी आज सालगिरह थी, लेकिन वो भूल चुका था, मगर उसके दोस्त नहीं भूले थे, तो इसीलिए उन्होंने सरप्राइज का इंतजाम किया था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसके पूरे ग्रुप ने उसे बर्थडे विश किया। अरमान, आहिल, यशफा और लीजा ने आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद दी और बाकी कुछ क्लास फेलो थे जिन्होंने उसे केक काटने पर विश किया। ये फार्म हाउस साद लगारी के वालिद मुबीन लगारी का था, जो कि सियासतदान थे। अरमान को वो कभी भी पसंद नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ अपने दोस्त की वजह से खामोश था। तेरे लिए एक सरप्राइज है। आहिल ने आगे बढ़ के प्रोजेक्ट को रिमोट से चलाया और सारी मुस्कुराती नजरों से दीवार पर लगे प्रोजेक्ट की तरफ देखने लगे। प्रोजेक्टर पर अरमान और यशफा की वीडियो चली तो उनके चेहरों से मुस्कुराहटें एकदम गायब हुईं। आहिल ने आगे बढ़ के उसे बंद कर दिया। अरमान बेयकीनी से प्रोजेक्ट की तरफ देख के नफ़ी में सर हिला रहा था, जबकि साद की आंखें जब्त के मारे सुर्ख हो गईं। अरमान बुत बना खड़ा था, जबकि बाकी सब खामोश नज़रों से अरमान, यशफा और साद को देख रहे थे।
आहिल आगे बढ़ के साद से कुछ कहने लगा तो साद उसे छोड़ के अरमान के सामने जाके खड़ा हो गया। अरमान ने पहले उसे देखा और फिर उसके पीछे खड़ी यशफा को, जो अपने मुंह पर हाथ रखे रोते हुए नफ़ी में सर हिलाते पीछे को कदम बढ़ा रही थी। अरमान ने उसकी आंखों में वाज़ेह गुजारिश देखी थी। वो खामोश हो गया था जब उसने यशफा के पाँव की तरफ देखा, जो कि टेरेस से नीचे गिरने पर सिर्फ 1 पाँव के फासले पर था। तो अरमान चिल्लाया, यशफा! लेकिन देर हो चुकी थी और यशफा का पैर फिसला और वो टेरेस से नीचे गिर गई। साद लगारी ने उसे वाज़ेह गिरते देखा था। यशफा! वो चिल्लाता हुआ चेयर से उठ के खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू टूट के गिरा। वो आज भी उस एक रात में खड़ा रह गया था। वो रोता हुआ नीचे बैठ गया। अरमान अहमद, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। वो नफरत! वो चीखता हुआ अपने बालों को हाथ की मुट्ठी में जकड़कर नीचे बैठता चला गया। वो अपने कमरे में बेड पर बैठी लैपटॉप पर कोई मूवी देख रही थी जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई खिड़की में से उसे देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर झांका तो कोई नहीं था। वो चाय लेने की गर्ज से किचन में गई। जब वो वापस आई तो उसने अपना कमरा लॉक किया और बेड पे बैठ के वापस मूवी देखने लगी। वो सोफे पे बैठा उसकी हरकतें नोट कर रहा था। वो चाय पीते हुए लैपटॉप पे देख रही थी और वो उसे यकटुक देख रहा था। अरमान अहमद उसके फेस एक्सप्रेशन देखता मुस्कुराया। माही ने अचानक नज़र उठाई तो वो बड़े रौब के साथ उसके सोफे पर बैठा था। माही के हलक में चाय अटक गई और उसे ज़ोर की खांसी लग गई। अरमान ने सोफे से उठ के माही को बेड की साइड टेबल से पानी का ग्लास दिया। उसने पानी पी के ग्लास वापस रख दिया। अरमान ने गौर किया था, पहली मुलाकात में जो तंतना था उसका वो गायब था और वो अब उसे नज़रें चुरा रही थी। अरमान उसकी इस अदा पे मुस्कुराया। माही दिल की धड़कन को काबू करने में हलकान हो रही थी। वो कितने मज़े से उसके कमरे में आ गया था। धड़कनों का शोर जब थमा तो वो अपने असली शेरनी वाले रूप में वापस आ गई। मैं पापा जान को बुला कर लाती हूँ, उसने धमकियामेज़ लहजे में कहा और आगे बढ़ी। अरमान ने उसकी कलाई पकड़ के उसे दीवार के साथ लगाया और दीवार के साथ लगी अपना हाथ पीछे दीवार पर रख चुकी थी। 1 महीना, उसके बाद मेरे पास ही आना है, सारा एटीट्यूड निकाल दूंगा तुम्हारा। अरमान ने उसके बालों की लट को अपनी उंगली पर लपेटते हुए कहा। 1 महीना? माही ने डरते डरते कहा। नेक्स्ट वीक मंगनी होगी और 1 महीने बाद निकाह और रुखसती। वो उसे अपना प्लान बताता माही से कुछ फासले पर हुआ। माही कुछ देर खामोश नज़रों से उसे देखती रही और फिर सीने पे हाथ बांधे उसके सामने कुछ फासले पर रुक कर बोली, अगले हफ्ते में मंगनी और 1 महीने में निकाह और रुखसती। अरमान अहमद का राज है क्या? वो अबरू उचकाते तंजिया मुस्कुराहट के साथ अरमान अहमद की आंखों में देख रही थी। उसका यही एटीट्यूड अरमान अहमद की जान लेता था। अरमान ने उसकी कमर में हाथ डाल के उसे करीब किया। योर एटीट्यूड मेक मी क्रेजी। उसने माही के कान के करीब सरगोशी की। माहीन के औसान खता हुए उसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर किया। वह मुस्कुराता हुआ पलटा। माही ने पास पड़े बुक शेल्फ से गुलदान उठा के उसे अरमान की तरफ फेंकने लगी। उसी वक्त वो पलटा। माही ने जल्दी से गुलदान कमर पे छुपाया लेकिन वो देख चुका था। वो मुस्कुराता खिड़की से नीचे कूद गया। माही गुलदान रख के खिड़की से झांकने लगी। वो गेट की तरफ बढ़ रहा था। उस रात पहली बार माहीन ने अरमान अहमद को सोचते रात बसर की। आहिल बात सुने, नूर ने आहिल को मुखातिब करते हुए कहा। वो जो बेड पर लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था उसकी तरफ देखे बगैर हुंकारा भरा। आप बंद करें इसे, मेरी सुने। उसने आगे बढ़ के लैपटॉप बंद कर दिया। आहिल उसके रोब पर मुस्कुराया। सुनाएं, आपको बच्चे कैसे लगते हैं? नूर ने दोनों हाथों से अपना चेहरा थामते प्यार से पूछा। आहिल को समझ नहीं आई कि वो क्यों पूछ रही है। बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते? उसने अपना लैपटॉप उठा के मेज़ पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ गया। वो भी उसके पीछे जा खड़ी हुई। मुझे भी बहुत पसंद है, उसने इश्तियाक से कहा। आहिल उसके बचपने पर मुस्कुराया। हम ना ट्विंस बेबीज लेंगे आहिल। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे बच्चे मार्केट से खरीद के लाने थे। आहिल बेयकीनी से उसे देख रहा था लेकिन वो अपने धुन में बोले जा रही थी। पहली बार 2 बेबी बॉय और दूसरी बार गर्ल्स। हाय, नूर ने मुस्कुराते हुए तसव्वुर किया जबकि आहिल ने सहारा लेने के लिए दीवार को पकड़ लिया। उसे बेतहाशा हंसी भी आ रही थी और नूर की अकल पे मातम करने को भी दिल कर रहा था। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो नूर, उसने उसे डांटने वाले अंदाज में कहा और कमरे से चला गया। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी? नूर सोचते हुए बेड की तरफ बढ़ गई। वह अभी मीटिंग से फारिग हुआ था। अपने कैबिन में दाखिल हुआ तो आहिल फाइल पकड़े खड़ा था। खड़ा क्यों है? बैठ जा। अरमान ने उसे देखते हुए अपनी जगह संभाली। वो भी उसके सामने बैठ गया। एक बार इस फाइल को देख ले, मैं देख चुका हूँ, फिर डील फाइनल करते हैं। आहिल के कहने पर अरमान ने इस बात में सर हिलाया। क्या हुआ? परेशान लग रहा है। आहिल उसे अरमान को देखते हुए बोला। साद लगारी आया था, धमकी दे के गया है, उसने आहिल को सादा अल्फाज में बताया। अगर उसने माही को कोई नुकसान, तुझे लगता है कि मैं ये होने दूंगा? अरमान ने उसकी बात काटी थी। तो उसे सच क्यों नहीं बता देता यार? आहिल ने उसे कहा। क्या बताऊं? ये कि वो वीडियो एडिट की गई थी, या ये कि उसकी मोहब्बत की इज्जत पे हाथ डालने वाला अरमान अहमद नहीं उसका अपना बाप था? ये कि वो अपनी मोहब्बत की हिफाजत नहीं कर पाया था। अरमान अहमद को
खुद को कंट्रोल करने के लिए ऑफिस की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। आहिर जानता था वो सिर्फ साद लगारी को जिंदा रखने के लिए अब तक सब छुपा रहा था, क्योंकि अगर उस दिन साद लगारी को सच पता चलता तो यशफा के साथ उसका भी जनाजा उठ जाता। अरमान अहमद ने दोस्ती की कीमत सच छुपा के 4 साल साद की दुश्मनी बर्दाश्त करते गुजार दी थी। आहिल ने आगे बढ़ के उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने खुद के एहसासात पे काबू पाया और फाइल निकाल के पढ़ना शुरू कर दी। आहिल उसके ऑफिस से निकल गया। वो जानता था कि वो अकेला रहेगा तो ठीक हो जाएगा। वो अपने ऑफिस में बैठा सिगार सुलगा रहा था। अली बख्श उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। क्या खबर है? उसके पूछने पे अली बख्श ने बताना शुरू किया। सिर्फ मंगनी कर रहा अरमान अहमद इस हफ्ते। अली बख्श के बताने पर उसने उसे जाने का इशारा किया और खुद खिड़की में जाके खड़ा हो गया। मना लो खुशियां अरमान अहमद, निकाह तो तुम्हारा माहीन से कभी नहीं होने दूंगा, उसने पुरअज़म लहजे में कहा।